Good morning friends, myself Dr. Ashish Kumar Misra, Assistant Professor, Department of Economics, Marwadi College, Bhagalpur. In the previous lecture, we have discussed about utility analysis and law of diminishing marginal utility, and today we will discuss about the Marshallian consumer surplus, which is for undergraduate student and UGC aspirants. So let's start this topic and we will discuss in both language, हिंदी एंड इंग्लिश. दोस्तों, हम इसको दोनों भाषाओं में आपको समझाने की कोशिश करेंगे. जो कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले आया, किसने दिया उसको? ड्यूपिट ने दिया. कब दिया? 1844 में. लेकिन इन्होंने इसकी व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया, सिर्फ इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया. लेकिन बाद में लेटर ऑन प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल 1879 में इन्होंने एक किताब पब्लिश लिखा जिसका कि नाम था प्योर थ्योरीज ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू. और इस किताब में इन्होंने इसका जिक्र किया और एक्सप्लेन किया, लेकिन और अधिक साइंटिफिक तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से, मोर साइंटिफिकली इन्होंने 1890 में इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया. आइए देखते हैं तो इनके अनुसार यह क्या चीज़ होता है. मार्शल कहते हैं कि उपभोक्ता की जो बचत है वह किसी वस्तु को बिना प्राप्त किए हुए रहने की अपेक्षा वह मूल्य जो एक व्यक्ति उस वस्तु के लिए देने के लिए तैयार रहता है और जो मूल्य वह वास्तव में देता है, उन दोनों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं. इट मीन्स द एक्सेस ऑफ प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे रादर देन गो विदाउट द थिंग्स ओवर दैट विच ही एक्चुअली डज पे. इसका सिंपल अर्थ है कि कोई भी उपभोक्ता जितना पैसा किसी वस्तु के लिए पेमेंट करने के लिए तैयार होता है और जितना वह वास्तव में पेमेंट करता है, इन दोनों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं. यहाँ पर हम देख सकते हैं कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज. इन दोनों के डिफरेंस को कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं. सपोज आपको बहुत तेज से प्यास लगी है और आप ट्रेन में कहीं जा रहे हैं और आपको एक बॉटल वाटर खरीदने के लिए आपकी इच्छा है या आपको लग रहा है कि 100 रुपये में भी हमको एक बॉटल वाटर मिल जाए तो हम खरीद लेंगे. लेकिन उधर से कोई आता है पानी बेचने वाला, वो आपको 20 रुपये में ही आपको एक बॉटल वाटर प्रोवाइड कर रहा है. तो आप योर विलिंगनेस टू पे इज 100 minus your actual payment is 20. So it means consumer surplus will be rupees 80. कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पर कितना होगा? 80 रुपया हो जाएगा. और आइए इसको और आगे देखते हैं. ये उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित सिद्धांत है, इसलिए जो उपयोगिता ह्रास नियम में जो एजम्पशन थे वो इसमें भी लागू रहेंगे. देख लेते क्या क्या इसमें एजम्पशन है. कि पहला है परफेक्ट कंपटीशन, दैट मीन्स इन द मार्केट प्राइस इज कांस्टेंट, कंज्यूमर परचेज ओनली वन कमोडिटी. ये भी इन्होंने कहा, ये एक ही वस्तु के संदर्भ में इसका एक्सप्लेनेशन दिए हैं, एक से अधिक वस्तु के संदर्भ में एक्सप्लेनेशन नहीं है. प्राइस ऑफ द क्वांटिटी इज फिक्स, प्राइस जो है एक फिक्स्ड है, वही मतलब परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस फिक्स होता है, तो इसमें भी फिक्स है. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, यानी कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता इन्होंने कहा कांस्टेंट है, यानी अधिक इकाई के कंजम्पशन के बाद भी यदि कुछ पैसा उसके कंज्यूमर के पास बच जाता है तो वो अधिक उसकी यूटिलिटी नहीं होगी, बल्कि पहले जैसे मुद्रा की होगी. यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं. सपोज कोई कंज्यूमर है, कोई उपभोक्ता है जो बनाना खरीदता है, केला खरीदता है, और वह पहली इकाई का जब कंजम्पशन करता है, यानी कि 1 दर्जन का जब वह
परचेज करता है तो उसके अनुसार मान लेते हैं कि 30 यूटिल उसको यूटिलिटी मिलेगा, 30 यूटिलिटी मिलता है और उसके लिए वो कीमत 20 ही रुपया देता है। यानी उसकी जो सीमांत उपयोगिता 30 पाया इसमें 1 दर्जन केले में और कीमत उन्होंने 20 रुपया दिया। तो इस दोनों के बीच जो डिफरेंस, एक तरीके से कह लीजिए जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो दैट इज आल्सो नोन एज अ विलिंगनेस टू पे। सो द डिफरेंस बिटवीन 30 and 20 that is 10 and this is consumer surplus for the consumer who is buying banana। अब नेक्स्ट यूनिट जैसे ही खरीदता है तो उसकी विलिंगनेस टू पे कम होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से 1 दर्जन केला है तो अगला दर्जन खरीदने के लिए वह कम कीमत अदा करना चाहता है। फिर भी वो जितना कीमत अदा करना चाहता है उससे बाजार में कीमत कम ही है, 20 रुपया है, तो फिर इसके डिफरेंस को हमने अगेन कंज्यूमर सरप्लस। ऐसे ही आगे वह उसकी विलिंगनेस टू पे घटती जाती है लेकिन कीमत स्थिर है। क्यों? क्योंकि ये एजम्पशन है, परफेक्ट कंडीशन है और परफेक्ट कंडीशन में कीमत फिक्स है। और एक जब 18 उसका हो जाता है, लास्ट वाला आप ऑप्शन देखिएगा कि जब विलिंगनेस टू पे 18 है बट उसे पेमेंट करना पड़ रहा है 20, तो आप कहेंगे कंज्यूमर सरप्लस माइनस में हो जाता है। तो ऐसे में चूंकि इकोनॉमिक्स में माइनस का स्थान नहीं रहता है और यह इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, प्रैक्टिकली हम इसको नहीं अप्लाई कर पाते, इसलिए यहाँ पर माइनस दिया गया है। इसको हम ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मार्शलियन कंज्यूमर सरप्लस यहाँ दिखाया गया है। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे प्राइस और सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी है। एमएन मार्जिनल यूटिलिटी कर्व दिखाया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। इसको ये भी कह सकते हैं व्यय की तत्परता, विलिंगनेस टू पे, ये भी इसको कहा जा सकता है। तो हम इसको एक तरफ से देख लेते हैं कि क्वांटिटी इधर है ओ एक्स के साइड और प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इस साइड है। अब यहाँ पर यदि कोई कंज्यूमर है, सपोज अभी जो पिछला हमने एग्जांपल लिया कि केले का कंजम्पशन करता है, तो जब तक कि उसको पहली क्वांटिटी लेना है तो वह ओ एम प्राइस पेमेंट करने के लिए रेडी है, ओ एम प्राइस पेमेंट करने के लिए रेडी है प्रथम इकाई के लिए। लेकिन उसको पेमेंट कितना करना पड़ रहा है? ओपी करना पड़ रहा है। तो हमको ओ एम यानी विलिंगनेस टू पे माइनस ओपी एक्चुअल पे, ओपी एक्चुअल पे, तो ये प्रति इकाई उसका कंज्यूमर सरप्लस निकल सकता है जहाँ की पी एम हो जाएगा। और इसी तरीके से जैसे जैसे वह अतिरिक्त इकाई का कंजम्पशन करते जाता है, इधर अतिरिक्त इकाई के कंजम्पशन करने के साथ साथ उसका विलिंगनेस टू पे एम जो था, एम तक था, वो धीरे धीरे घट रहा है, आर की तरफ आ रहा है। यानी कि जैसे जैसे वह अतिरिक्त इकाई खरीदता है तो वह पेमेंट कम करना चाहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा था कि जैसे जैसे किसी वस्तु का उपलब्धता किसी व्यक्ति के पास या उसका स्टॉक बढ़ते जाता है तो उसकी उपयोगिता उसके लिए घटती जाती है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अगर हम कुल यहाँ कंज्यूमर सरप्लस कुल उपभोक्ता बचत निकालना चाहे तो हमको हो जाएगा, यहाँ से हम देख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी एरिया इक्वल टू ओ एम आर क्यू, यानी कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से ओ एम आर क्यू तक है। ये कितना हो गया? टोटल यूटिलिटी एरिया। और प्राइस पेड एरिया कौन सा है? हम उपभोक्ता कितना पेमेंट किया है, ओ पी आर क्यू, ये एरिया उन्होंने पेमेंट किया है। और इसके साथ ही साथ अब यदि हमको कंज्यूमर सरप्लस निकालना है तो कैसे आएगा? कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू द टोटल यूटिलिटी एरिया यानी ओ एम आर क्यू
माइनस प्राइस पेड एरिया ओ पी आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा, पी एम आर। यानी कि ये जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, इस केस में, इस उदाहरण में टोटल जो कंज्यूमर सरप्लस हुआ, यानी कि कुल उपभोक्ता की बचत का हमने माफ कर लिया। किसके आधार पे, ग्राफ के आधार पे। और यदि हमको प्रति इकाई करना हो तो हम इधर से एक एक इकाई के कंजम्पशन के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और वो निकालते जाएंगे उपभोक्ता की बचत। तो ये रहा हमारा कंज्यूमर सरप्लस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब इसके साथ साथ कुछ लिमिटेशन भी है जो मार्शल के द्वारा इस थ्योरी में उसका कोई सोल्यूशन नहीं बताया गया। जैसे कि कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी प्रिसाइसली बिकॉज इट इज़ अ डिफिकल्ट टू मेजर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिफरेंट यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। अब भाई हम अलग अलग इकाई, पहला दर्जन का जो केला खरीदा, फिर दूसरे दर्जन का खरीदा, तीसरे दर्जन का खरीदा, तो उसकी अलग अलग इकाइयों की मार्जिनल यूटिलिटी का न्यूमेरिकल जो माप है वो संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो नेसेसरी गुड्स होते हैं उसके केस में हमारी जो उपयोगिता है वो अनलिमिटेड हो सकती है। तो ऐसे केस में ये थ्योरी जो कंज्यूमर सरप्लस है वो काम नहीं कर पाएगी। ऐसे ही है कि इन्होंने कहा कि जो कंज्यूमर सरप्लस है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स की अवेलेबिलिटी, चूंकि इन्होंने माना कि नहीं है, लेकिन वास्तविक दुनिया में ऐसा नहीं होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का अवेलेबिलिटी होता है और सब्स्टिट्यूट गुड्स के अवेलेबिलिटी होने के कारण जो वस्तु का उपभोग कोई व्यक्ति कर रहा है, यहाँ उदाहरण में यदि हम माने कि केला का कंजम्पशन कर रहा है, तो साथ में यदि उसको एप्पल बनाना के अलावा एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया और ये सब चीज़ें अगर उसको अवेलेबल है, तो फिर इस केस में भी वो उसकी यूटिलिटी मापना, यूटिलिटी को क्वांटिफाई करना संभव नहीं है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स के कारण जो हमारा ओरिजिनल गुड्स है उसकी मेजरेबिलिटी एकदम कह लीजिए कि इम्पॉसिबल हो जाता है। नो सिंपल रूल फॉर ड्राइविंग द यूटिलिटी स्केल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ। इन्होंने कोई नियम कानून नहीं दे पाए कि अब कोई वस्तु, मान लीजिए केला ही खरीदिया, ग्लास ऑफ वाटर आपने पिया, तो उसकी यूटिलिटी कितना होगी, ऐसा कोई नियम कर देते तो शायद संभव था, लेकिन ऐसा भी इन्होंने नहीं किया। और हम भी वैसे भी जानते यूटिलिटी इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल होने के कारण यह इसका मेजरमेंट ही संभव नहीं है कि सबके लिए कोई कॉमन डेफिनेशन बनाया जाए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, ये भी इन्होंने माना है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है ऐसा माने हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि आदमी के पास जितना पैसा है, यदि वो यहाँ से इस पॉइंट से ए से बी तक तो वो आराम से मौज मस्ती में खर्च किया यहाँ से, लेकिन जब उसके पास कुछ पैसे रह जाते हैं तो वो इसकी यूटिलिटी उसके लिए बढ़ जाती है, न कि उतना ही रहती है जितना कि पहले के केस में रहता है। हमारे पास जैसे पैसे घटने जाते हैं हम लोग उसके और सही माप के बारे में ध्यान रखते हैं। तो यहाँ तक रहा ये कंज्यूमर सरप्लस। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और थैंक यू आपको। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। Thank you. Thanks a lot.